हेलो दोस्तों, आप सभी को नमस्ते। मैं शिव शक्ति कुमार और हमारे यूट्यूब चैनल यात्रा इस पर आप सभी का स्वागत है। तो हमारा एक सीरीज चल रहा था अभी पिछले कुछ दिनों से देखेंगे कि उसमें हम क्या कर रहे थे कि जो एसपीडी पब्लिकेशन है उसका जो एमसीक्यू था 800 कुछ क्वेश्चन एमसीक्यू के रूप में था, हम उसका एक्सप्लेनेशन भी देख रहे थे, साथ में जो महत्वपूर्ण तथ्य होता था उस पर भी हम चर्चा करते थे, जो 71वीं बीपीएससी के लिए और साथ में अन्य कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए ज़रूरी था। अभी हमारा जो मुख्य फोकस किस एग्ज़ाम के लिए है, तो हम 71th बीपीएससी को ध्यान में रख के करें, क्योंकि वही पेपर अभी सबसे आगे है, तो उसी के लिए भी हम तेज़ गति से करंट अफेयर का रिवीजन कर रहे हैं। तो आप सभी से अपेक्षा है कि अभी का जो बचा हुआ टाइम है 1 महीना, उसमें 20 से 25% समय जो है करंट अफेयर पर दीजिए, क्योंकि बिना करंट अफेयर को सही किए हुए रिजल्ट नहीं होता। इस चीज़ को हमेशा याद रखिए, क्योंकि जब हम लोग भी तैयारी करते थे तो करंट अफेयर पर ही ज़्यादा टाइम फोकस करते थे। 30% 40% टाइम हम लोग करंट अफेयर पे ही देते थे। तो मल्टीपल टाइम रिवीजन जरूरी है करंट अफेयर को सही करने के लिए। एग्जाम के अंदर जब 28 और 30 क्वेश्चन आता है उसमें से 25-24 क्वेश्चन निश्चित तौर पर सही होना चाहिए। तो चलिए, इस वीडियो में यह आखिरी वीडियो है जो एसपीडी का करंट अफेयर है। इसके बाद हमारा जो कार्यक्रम चालू हो जाएगा उसमें बिहार एसपीडी का जो भी करंट अफेयर है हम उस पर चर्चा करेंगे, यानी कि बिहार का जो करंट अफेयर है, एसपीडी का एक अलग से बिहार के लिए करंट अफेयर की बुक आती है, हम उस पर चर्चा करेंगे और उसका प्रत्येक दिन 50 एमसीक्यू देखेंगे, ताकि 71वीं बीपीएससी के पहले जो है हमारा ये कार्यक्रम समाप्त हो जाए। तो चलिए देखते हैं, इस वीडियो में कुछ क्वेश्चन, बहुत कम क्वेश्चन है, 20 के करीब क्वेश्चन होगा, हम उसको देखेंगे। चलिए, थैंक यू। चलिए देखते हैं आगे। तो पहला प्रश्न अगर देखें, प्रथम प्रश्न देखेंगे 801 नंबर क्वेश्चन, क्योंकि पूर्व में हमने 800 तक का एमसीक्यू हम किए हैं। तो यहाँ 801 नंबर क्वेश्चन देखेंगे तो एशिया पावर सूचकांक में भारत का कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है। तो एक रैंकिंग जारी किया जाता है एशिया पावर सूचकांक, और इसमें यह देखा जाता है कि कौन देश का कितना मिलिट्री पावर है। तो इस रैंकिंग को कौन जारी करता है, तो एक लोई इंस्टीट्यूट है, LOWY इंस्टीट्यूट करके एक संस्था है, लोई इंस्टीट्यूट है। तो लोई इसको भी बोलते हैं। तो लोई इंस्टीट्यूट द्वारा जो है इसे प्रकाशित किया जाता है। और जो एशिया पावर इंडेक्स है इसमें पहले स्थान पे यूएस है, इसको याद रखेंगे, सर्वाधिक शक्तिशाली यूएस इसको माना गया है। दूसरे स्थान पे चीन को माना गया है, तो यूएसए, तो यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। दूसरे स्थान पे चीन है, और भारत पहले चौथे स्थान पे था, लेकिन इस साल भारत क्या किया है कि जापान को पीछे छोड़कर दुनिया में तीसरा बड़ा शक्तिशाली देश बन गया है। तो इसको भी याद रखेंगे। तो भारत का जो रैंकिंग है वो तीसरा है, पहले स्थान पे अमेरिका है, दूसरे स्थान पे चीन है, तीसरे स्थान पे भारत और चौथे स्थान पे जापान है। तो इसको याद रखेंगे एशिया पावर इंडेक्स को। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि पुरुष एशियाई हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी 2024 का खिताब किसने जीता है। तो भारत ने जीता है। तो ये जो पुरुष एशियाई हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी हुआ था, इसमें भारत ने किसको हरा दिया है, पराजित किया है। तो चीन को। इसको याद रखें, भारत ने चीन को पराजित किया है। और ये जो ट्रॉफी हुआ था, ये जो इवेंट हुआ था खेल का, कहाँ हुआ था, तो चीन के अंदर एक हुलून बुइर शहर है। तो हुलून बुइर शहर है, तो आप याद रखेंगे चीन में ही इसका आयोजन किया गया था। चीन के हुलून बुइर शहर में इसका आयोजन किया गया था। और जो अब यहाँ देखेंगे कि आप यहाँ सवाल ये आ सकता है कि भारत को इस ट्रॉफी में क्या मिला। तो स्वर्ण पदक मिला। निश्चित तौर पर जो जीतते हैं उनको स्वर्ण पदक मिलते हैं। चीन पराजित हुआ तो उसे क्या मिला, रजत पदक मिला। इसको भी याद रखेंगे। और पाकिस्तान जो है कांस्य पदक जीता है, तो इसको भी याद रखेंगे, पाकिस्तान को कांस्य पदक मिला। तो जो यह इवेंट था पुरुष एशिया हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी 2024, उसमें भारत को स्वर्ण पदक यानी भारत विजेता था, चीन रजत पदक था, क्योंकि उस भारत चीन को हरा के जीता था। और तीसरे स्थान पे कौन है, पाकिस्तान है, जो कांस्य पदक जीता है। तो इसको भी याद रखेंगे। और बेस्ट प्लेयर ऑफ द मैच या फिर बेस्ट प्लेयर किसे घोषित किया गया इस टूर्नामेंट में, तो आप देखेंगे कि हरमनप्रीत सिंह है। तो हरमनप्रीत सिंह को बेस्ट प्लेयर घोषित किया गया है इस टूर्नामेंट में। तो इनको केवल याद रखेंगे, जो हरमनप्रीत सिंह है वो क्या है, तो हॉकी खेल के खिलाड़ी हैं, इसको याद रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि राज्य खाद्य सूचकांक 2024 में किसने पहले स्थान प्राप्त किया है। तो राज्य खाद्य सूचकांक 2024 जारी किया जाता है, और यह किसके द्वारा जारी किया जाता है, तो एक भारत के अंदर फसाई है, FSSAI, तो फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया। तो एक ये संस्था है, इसके द्वारा जो है राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक जारी किया जाता है, और केरल को पहला स्थान प्राप्त हुआ है। तो सबसे पहले आपको यहाँ ध्यान देना है कि जो राज्य खाद्य सुरक्षा जारी किया जाता है, इसमें देखा जाता है कि राज्यों में फूड सिक्योरिटी को लेके क्या इशू है और कितना अवेयरनेस है, और वहाँ के स्टोरेज है, किस तरीक़ा से वहाँ खाद्य सुरक्षा की ध्यान में रख के तैयारियाँ है, इसको देखा जाता है। तो इसमें देखें कि फसाई एक संस्था है, FSSAI, उसके द्वारा जारी किया था। इसको याद रखेंगे कि जो खाद्य सुरक्षा
सूचकांक किसके द्वारा जारी किया जाता है? फसाई के द्वारा जारी किया जाता है। अब देखेंगे 2014 में भी 15 और 18 में फसाई पे अलग से यूपीएससी ने सवाल किया, अलग से देखेंगे कि FSSAI पे, फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया पे अलग से सवाल किया गया था। आप देखेंगे कि फसाई की जो स्थापना हुआ, फूड सेफ्टी एंड सिक्योरिटी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जो एक अधिनियम है, उसी के माध्यम से 2011 में किया गया। तो जो फसाई हुआ एक प्रकार के क्या हुआ, एक प्रकार का विधिक निकाय हो गया। इसको भी याद रखेंगे, एक प्रकार का क्या हो गया, विधिक निकाय हो गया, क्योंकि इसकी स्थापना जो है किसके माध्यम से हुई है? इसकी स्थापना एक एक्ट के माध्यम से हुई। अब देखेंगे फसाई जो है महिला एवं बाल विकास मंत्रालय है, एक संस्था, एक मंत्रालय है, साथ में एक है महिला एवं परिवार कल्याण मंत्रालय। तो फसाई जो है महिला एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के अंतर्गत आता है। तो इसको भी याद रखेंगे, फसाई जो है महिला एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के अधीन काम करता है। तो इसको याद रखेंगे फसाई के बारे में। और फसाई के क्या काम है पूरी इंडिया में, देखेंगे कि फसाई का काम क्या है कि फूड सेफ्टी को इंश्योर करना, भारत के अंदर फूड सेफ्टी को इंश्योर करना, एक मानक मतलब स्टैंडर्ड को डेवलप करना, जिसको फॉलो करना कंपलसरी होता है। जितने भी खाद्य से जुड़ा हुआ वस्तु का उत्पादन करते हैं या फिर खाद्यान्न को बेचते हैं, इसलिए देखते होंगे कि कुरकुरे का चिप्स हो, कुरकुरे हो, चिप्स हो, सभी जगह फसाई लिखा रहता है और साथ में कंपोनेंट लिखा रहता है जिससे उसको बनाया जाता है। साथ में फसाई क्या करती है कि जो भी बाहर से हम आयात करता है भारत में, जो भी निजी कंपनी हो या फिर गवर्नमेंट की कंपनी हो, वो बाहर से अगर कोई वस्तु का आयात करता है जो फूड से जुड़ा हो, मतलब खाने से जुड़ा हो, चाहे वो आदमी खाता हो चाहे जानवर खाता हो, उसके लिए भी फसाई से क्या करना होता है कि फसाई उसको अनुमति देता है, सर्टिफिकेट देता है, तभी वो भारत में इस तरीके के फूड को आ सकता है। चलिए, तो आप याद रखें कि जो केरल है राज्य खाद्य सुरक्षा में पहले स्थान पे रहा है। और इसमें क्या हुआ है कि जो सूचकांक है, बिहार का जो रैंकिंग देखेंगे तो बिहार 21वें स्थान पे रहा है। तो बिहार जो है 21वें स्थान पे रहा है खाद्य सुरक्षा सूचकांक में। तो इसको याद रखेंगे, क्योंकि बिहार का बीपीएससी की जानते रहे तो बिहार के बारे में देखें, बिहार 21वें स्थान पे रहा है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि भारत की किस एयरलाइंस को विमानन मंत्रालय ने मंजूरी दी है? तो विमानन मंत्रालय ने शंख एयरलाइंस है उसको मंजूरी दी है। तो इसको याद रखेंगे, भारत के नई एयरलाइन है शंख एयरलाइन, उसको मंजूरी दिया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने किस देश के बोस्टन और लॉस एंजिल्स में, तो लॉस एंजिल्स में 2 नए वाणिज्यिक दूतावास खोले हैं। तो यूएसए का शहर है, तो यूएसए के बोस्टन में और लॉस एंजिल्स में 2 नया वाणिज्यिक दूतावास खोला गया भारत के द्वारा। तो इसको भी याद रखेंगे, इसको भी याद रखेंगे। ऑस्ट्रेलिया में भी ब्रिस्बेन एक शहर है, वहाँ भी जो है ऑस्ट्रेलिया के ब्रिस्बेन में भी इस साल एक वाणिज्यिक दूतावास खोला गया है। तो इसको भी याद रखेंगे। यूएसए के 2 शहर हैं, बोस्टन है, लॉस एंजिल्स है, वहाँ नया दूतावास खोला गया है। साथ में यूएसए के ब्रिस्बेन जो ऑस्ट्रेलिया का सिटी है, वहाँ भी नया दूतावास खोला गया है। अब एक राष्ट्रमंडल खेल है 2026 का आयोजन कहाँ किया गया? तो राष्ट्रमंडल खेल 2026 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? ग्लासगो में किया जाएगा, और ग्लासगो स्कॉटलैंड में है। तो इसको याद रखेंगे, ग्लासगो मतलब स्कॉटलैंड में राष्ट्रमंडल खेल का आयोजन किया जाएगा। अब जो राष्ट्रमंडल खेल है, जो भी ब्रिटेन का उपनिवेश देश था, औपनिवेशिक कंट्री था ब्रिटेन का, उस सारे देशों को मिला के एक राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन किया जाता है। तो इसको याद रखेंगे कि राष्ट्रमंडल खेल में क्या है कि ब्रिटिश औपनिवेशिक कंट्री ज़्यादातर हैं और उन्हीं के द्वारा जो है एक खेल प्रतिस्पर्धा का आयोजन किया जाता है। अब राष्ट्रमंडल खेल प्रत्येक 4 साल पे होता है, इसको भी याद रखेंगे, प्रत्येक 4 साल पे इसका आयोजन किया जाता है। और पहला जो राष्ट्रमंडल खेल हुआ था कहाँ हुआ था? आप इसको याद रखेंगे, पहला राष्ट्रमंडल खेल कहाँ हुआ था? कनाडा के अंदर हुआ था, कनाडा के हैमिल्टन शहर में हुआ था, कनाडा के हैमिल्टन शहर में 1930 में। तो इसको याद रखेंगे, इस तरीके से सवाल आता है। तो पहला राष्ट्रमंडल खेल कहाँ हुआ था? कनाडा के हैमिल्टन सिटी के अंदर 1930 में हुआ था। और स्कॉटलैंड जो है, मतलब स्कॉटलैंड के जो ग्लासगो शहर है 2026 में, उसमें आयोजन किया जाएगा राष्ट्रमंडल खेल 2026 का। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान योजना कितने रुपए आवंटित किए गए हैं? तो इस स्कीम में जो है प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान जो है उसमें कितना रुपये आवंटित किया गया है? तो आप याद रखेंगे 79,156 करोड़, 79,156 करोड़। अब इस स्कीम में काम क्या है तो इसको थोड़ा याद रखेंगे। देश के जनजातीय बहुल जो गांव हैं और आकांक्षी जिला में रहने वाले जनजातीय परिवारों को सामाजिक आर्थिक स्थिति में सुधार किया जाएगा। तो ये मुख्य रूप से देखिए कि जनजातीय जो ग्राम है, जहाँ जनजातीय आदिवासी मतलब आदिवासी लोग ज़्यादा हैं, जनजातीय लोग ज़्यादा है, साथ में वैसे आकांक्षी जिला जहाँ आदिवासियों की संख्या ज़्यादा है, उसके उत्थान के लिए सारा काम किया जाएगा। जो सामाजिक आर्थिक ढांचागत उत्थान है, जैसे उसमें देखेंगे कि अगर सामाजिक आर्थिक बात करें तो आर्थिक ढांचा में देखिए आवास का निर्माण किया जाएगा, जल की व्यवस्था की जाएगी, बिजली सड़क की व्यवस्था की जाएगी, सोशल में देखिए तो स्कूल है, स्वास्थ्य, इसका व्यवस्था किया जाएगा।
तो इसको याद रखेंगे कि इसमें सभी प्रकार के जो भी स्कीम पहले से चल रही थी 17 मंत्रालय का, उस सबको क्या किया गया है, मर्ज कर दिया गया। तो इसको भी याद रखेंगे, जो भी 17 मंत्रालय की जो स्कीम चल रही थी उसको मर्ज किया गया और 50 हस्तक्षेप किया जाएगा। तो इसको याद रखेंगे और इसको टोटल 63,000 गाँव में लागू किया जाएगा। इसको 63,000 गाँव में लागू किया जाएगा। 17 मंत्रालय इन्वॉल्व है, तो इसको भी याद रखेंगे। 17 मंत्रालय जो है इसमें इन्वॉल्व है, इसको याद रखेंगे। 17 मंत्रालय के जो भी स्कीम है सबको एक साथ लाया गया है और इसका शुभारंभ कहाँ किया गया, तो 2 अक्टूबर को किया गया गांधी जी जयंती पर 2024 में हजारीबाग से झारखंड से किया गया। तो इसका शुभारंभ हजारीबाग से मोदी जी द्वारा किया गया, इसको भी याद रखेंगे, झारखंड से किया गया है, तो इसको याद रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, नगर वन योजना किस मंत्रालय की स्कीम है, तो पर्यावरण एवं जो है जलवायु परिवर्तन मंत्रालय है नगर वन योजना लेके आया है। अब एक शब्द सुने होंगे मियावाकी तकनीक, आप लोगों ने सुना होगा मियावाकी तकनीक। ये क्या है कि नगरीय वन को तेज गति से वृद्धि करने के लिए या फिर नगरीय वन नियोजन की एक व्यवस्था है मियावाकी तकनीक। और मियावाकी जापान के पर्यावरण थे, उनके द्वारा उसका विकास किया गया था। तो यूपीएससी में 2019 में 2016 में शायद 19 में आया था, 19 में या फिर 21 में आया कि मियावाकी तकनीक रिसेंटली न्यूज़ में रहता है, क्या है। तो आप देखें कि मियावाकी जो है नगर वन योजना, मतलब नगरीय वन विकास की एक प्रणाली है मियावाकी, ठीक ना, इसको याद रखेंगे। अब नगर वन योजना की जो शुरुआत की गई है भारत के अंदर, आप देखेंगे कि नगर वन योजना की शुरुआत भारत में कब किया गया, तो 5 जून 2020 को किया गया था। 5 जून 2020 को इसकी शुरुआत किया गया था। पर्यावरण वन परिवर्तन जो पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के द्वारा इसकी शुरुआत किया गया था। और इसका जो लक्ष्य था क्या था कि 100 दिन में 100 नगर वन को बनाना है, 100 दिन में 100 नगरीय वन का स्थापना करना है। तो 100 दिनों के अंदर जो है 100 नगर वन की स्थापना करना इसका लक्ष्य था। और दीर्घकालिक लक्ष्य था कि 2027 तक 2027 तक कितना 1000 जो है वन नगरीय वन की स्थापना करना है। और नगरीय वन में क्या इसमें देखें कि सरकार सब्सिडी देता है कि प्रत्येक नगर वन को 4 लाख प्रति हेक्टेयर की सहायता दी जाती है। तो 1 हेक्टेयर पे अगर नगरीय वन लगाया जाता है तो 4 लाख का आर्थिक सहायता भी सरकार करती है, ताकि वन रोपण बेहतर तरीक़ा से किया जा सके। साथ में नगरीय क्षेत्र जो होता है, मतलब नगरीय वन क्षेत्र क्या होता है, 10 हेक्टेयर से लेकर 50 हेक्टेयर तक हो सकता है। ये 10 हेक्टेयर से लेकर 50 हेक्टेयर तक इसका हो सकता है, तो इसको ये भी याद रखेंगे। अब इसमें देखें कि जो नगर वन आप बिहार में देखेंगे तो बिहार के अंदर गया में जो है ब्रह्मयोनी पर्वत है, आप देखेंगे गया में ब्रह्मयोनी पर्वत है, उसी के सामने क्या है बीपाड है, तो इसको भी याद रखेंगे। तो ब्रह्मयोनी पर्वत पे नगर वन लगाया जा रहा है बिहार के अंदर, गया के अंदर, तो इसको भी याद रखेंगे। गया में ब्रह्मयोनी पर्वत पे लगाया जा रहा है। आप देखेंगे 60 ब्रह्मयोनी पर्वत के बारे में देखेंगे कि 67 बीपीएससी में पूछा था कि किस जिला में है, तो आप इसको याद रखेंगे गया में है। ब्रह्मयोनी पर्वत कहाँ है, गया में है। गया में भी प्रेतशिला नामक जो है पर्वत भी कहाँ है, गया में है, तो इसको याद रखेंगे। रामशिला और प्रेतशिला, ये 2 पर्वत भी किस जिला में है, तो गया में है। और गया में ही ब्रह्मयोनी वन भी है, तो इसको भी याद रखें। जो उसी पर्वत है जो एक वन लगाया गया है उसी को नगरीय वन भी कहते हैं, उसको ब्रह्मयोनी वन भी कहते हैं, तो इसको याद रखेंगे। और मियावाकी तकनीक को भी याद रखेंगे आप लोग। और एक इसमें याद रखेंगे कि जो नगरीय वन स्कीम है उसको जो फंडिंग किया जाता है, सरकार जो पैसा देती है वो किस फंड से देती है, तो एक कैंपा एक्ट है, उसी के माध्यम से सरकार पैसा देती है। और कैंपा एक्ट जो है इसकी स्थापना कब किया गया था, तो 1980 का जो फॉरेस्ट प्रोटेक्शन एक्ट है उसी के माध्यम से हुआ था, तो इसको भी याद रखेंगे। कैंपा एक्ट पे यूपीएससी 3 बार सवाल अभी तक पूछा है आईएएस के पेपर में। तो कैंपा एक्ट के बारे में, कैंपा फंड के बारे में जान देंगे। तो इस जो फॉरेस्टेशन होता है ना, तो कोई भी अगर निजी कंपनी कहीं अगर वन को काट रही है, वहाँ कोई उद्योग लगा रही है, तो उसको उतना मूल्य का क्या करना होता है कि पैसा जमा करना होता है फंड में, उसी को कैंपा फंड बोलते हैं। और उस कैंपा फंड का क्या करता है कि 90% पैसा जो है केंद्र सरकार राज्यों को दे देती है और 10% पैसा केंद्र सरकार खुद खर्च करती है। तो ये जो फंड है कैंपा फंड है 1980 के फॉरेस्ट प्रोटेक्शन एक्ट से जो निर्मित फंड है, इसी पैसा का उपयोग करेगी सरकार आर्थिक सब्सिडी देने के लिए, जो नगरीय वन योजना है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के लिए एक्सियोम 4 मिशन का संचालन कौन करेंगे, तो ये शुभांशु शुक्ला जी है। और शुभांशु शुक्ला जी भारतीय हैं, भारत में वायुसेना में ये क्या है, पायलट है, तो इसको भी याद रखेंगे। भारतीय वायुसेना में पायलट के रूप में काम करते हैं, तो शुभांशु शुक्ला जी हैं। आप देखते हैं कि एक्सियोम जो 4 मिशन है, तो एक्सियोम 4 मिशन के बारे में थोड़ा देखते हैं, क्योंकि ये बहुत चर्चा में रहा, सवाल तो यहाँ से आना ही है बीपीएससी में।
तो एक्सियम F4 जो है एक्सियम स्पेस द्वारा जो है संचालित एक चौथा निजी मानव मिशन है। तो जो एक्सियम है इसको भी याद रखेंगे, जो एक्सियम स्पेस है ये एक निजी कंपनी है अमेरिका का, तो उसमें क्या है ना कि एक्सियम स्पेस द्वारा जो है एक्सियम 4 मिशन संचालित किया गया है और ये निजी मिशन है भी याद रखेंगे और ये मानव युक्त मिशन है जिसका उद्देश्य क्या है कि अंतर्राष्ट्रीय जो स्पेस स्टेशन है, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है, ISS जो है स्पेस स्टेशन है, वहाँ तक क्या करना है, मानव को पहुँचाना इसका मुख्य लक्ष्य है। और भारत के जो शुभांशु शुक्ला इस मिशन के मिशन पायलट है, तो इसको याद रखेंगे, इस मिशन के मिशन पायलट कौन है, भारत के शुभांशु शुक्ला जी हैं, तो इसको याद रखेंगे। और यह जो मिशन है 25 जून 2025 को, तो ये कब किया गया था, 25 जून 2025, इसको याद रखेंगे, 25 जून 2025 को फ्लोरिडा के केनेडी स्पेस सेंटर से स्पेस एक्स फाल्कन 9 रॉकेट द्वारा, तो इसको भी याद रखेंगे, फाल्कन 9 रॉकेट है उसके द्वारा इसको छोड़ा गया था। कहाँ से छोड़ा गया था, केनेडी स्पेस सेंटर से, इसको भी याद रखेंगे, फ्लोरिडा अमेरिका से। अब ये भारत के लिए महत्वपूर्ण है कि एक तो शुभांशु शुक्ला जी भारत के हैं और एक्सियम 4 के माध्यम से कहाँ गए हैं, इंटरनेशनल स्पेस सेंटर में गए। तो कई संबंधित नॉलेज है आपको हम बताना चाहेंगे। पहला तो जान जाइए कि जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन होता है तो ये लोअर अर्थ ऑर्बिट में होता है। कहाँ होता है, लोअर अर्थ ऑर्बिट जो है वहाँ होता है। अब यहाँ देखें कि इंटरनेशनल जो स्पेस सेंटर होता है वहाँ वैज्ञानिक जाते हैं, रहते भी हैं, तो एक प्रकार का उपग्रह होता है। और वहाँ क्या होता है कि बहुत सारे जो डॉकिंग अनडॉकिंग देख सुने होंगे, तो डॉकिंग करके मतलब बहुत सारे जो उपग्रह होता है उसको जोड़ के एक हम स्पेस सेंटर बनाते हैं, अंतरिक्ष स्टेशन बनाते हैं, जहाँ रुका जाता है अंतरिक्ष यात्री के द्वारा और वहीं से अनुसंधान किया जाता है अंतरिक्ष के बारे में और जो भी स्पेस के बारे में रिसर्च करना चाहते हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय जो स्पेस स्टेशन है अभी क्या है कि चीन के पास है, चीन का खुद का अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन है। साथ में अगर देखें तो रसिया के पास है और अमेरिका के पास जो है इस तरीके का स्पेस स्टेशन है। भारत के पास अपना अंतरिक्ष जो है अंतरिक्ष स्टेशन नहीं है अंतर्राष्ट्रीय जो दुनिया के अंदर जो है। तो भारत का लक्ष्य है बाद में 2040 तक जो है कैसे भी करके एक इंटरनेशनल स्पेस सेंटर का निर्माण करना। तो अभी भारत के अंदर एक गगनयान मिशन का संचालन किया जा रहा है। तो गगनयान मिशन, आप राकेश शर्मा का नाम सुने होंगे। तो राकेश शर्मा निश्चित तौर पर भारतीय हैं जो चंद्रमा पे गए थे, स्पेस में गए थे, लेकिन वो भारत के अपना मिशन नहीं था, भारत का जो इसरो का मिशन है वो नहीं था। तो भारत प्रथम बार जो है मानविक मिशन क्या ला रहा है, तो गगनयान भारत के अंदर संचालित हो रहा है। तो गगनयान मिशन में आप देखें कि डॉकिंग अनडॉकिंग करने की व्यवस्था होना चाहिए। तो ये जो एक्सियम 4 मिशन है ये कहीं ना कहीं भारत के गगनयान मिशन का एक तरीका से सहयोग भी करेगा, भारत के गगनयान मिशन में इसका लाभ उठाया जा सकेगा। तो गगनयान मिशन को याद रखेंगे, भारत जो है उसमें मानव को भेजना चाहता है, इंटरनेशनल स्पेस सेंटर में स्पेस में भेजना चाहता है, तो उसमें निश्चित तौर पर सहयोग मिलेगा। और शुभांशु शुक्ला कहाँ के हैं, भारतीय हैं। और इस जो एक्सियम 4 मिशन था इसमें 4 अंतरिक्ष यात्री गए थे, 4 अंतरिक्ष गए थे, एक USA का था, एक पोलैंड के, एक हंगरी के और एक भारत के शुभांशु शुक्ला जी हैं। तो आप निश्चित तौर पर चारों व्यक्ति का नाम याद कर लेंगे। चलिए अगला चलते हैं। अगला प्रश्न है कि पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत पदक तालिका में किस स्थान पे था, तो भारत 71 रैंक पे था। इसको याद रखें, भारत का जो रैंक था 71 रैंक था। जो पेरिस ओलंपिक हुआ था कहाँ हुआ था, तो आप देख ही रहेंगे कि पेरिस फ्रांस में हुआ, पेरिस फ्रांस के अंदर इसका आयोजन किया गया था। इसमें भारत की हॉकी टीम को कांस्य पदक और मनु बाकर और सरबजीत कुमार जो है सरबजीत जी है उनको कांस्य पदक मिला था, तो इसको भी याद रखेंगे। और इस तालिका में जो है USA है उसको प्रथम स्थान मिला था। तो USA जो है संयुक्त राज्य अमेरिका है उसको पहला स्थान मिला था। उसको टोटल कितना पदक मिला था, तो 126 पदक जीता था टोटल। दूसरे स्थान पे चीन था, दूसरे स्थान पे कौन था, चीन था। चीन को कितना पदक था, 91 था। तीसरे स्थान पे ब्रिटेन था। तो इस 3 देश को याद रखेंगे। अमेरिका 126 पदक जीता, दूसरे स्थान पे चीन 91 पदक जीता और ब्रिटेन को कितना पदक था, 65 पदक था। और भारत जो है, भारत कितना पदक जीता, आप देखेंगे कि भारत कुल 6 पदक जीता था। भारत द्वारा कुल 6 पदक जीता गया, 1 रजत पदक जीता गया और 5 कांस्य पदक जीता गया। तो आप देखेंगे कि इस साल भारत एक भी गोल्ड मेडल नहीं जीत पाया था और भारत का प्रदर्शन बहुत खराब रहा इस बार पेरिस ओलंपिक में, बहुत ही ज़्यादा खराब भारत का प्रदर्शन रहा है और इसी कारण भारत का रैंकिंग कितना रहा, 71वां रैंकिंग पे भारत रहा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि जूनियर विश्व भारोत्तोलन चैंपियनशिप 2024 में भारत के धनुष लोगानाथन को कौन सा पदक मिला है, तो कांस्य। तो धनुष लोगानाथन को कांस्य पदक मिला है किसमें, जूनियर विश्व भारोत्तोलन चैंपियनशिप 2024 में। तो इसको भी याद रखेंगे। अगला प्रश्न है कि मिस इंडिया
वाइल्ड लाइफ 2024 का टाइटल किसने जीता है? तो ध्रुवी पटेल इनका नाम है। ध्रुवी पटेल का जो है इनके द्वारा जो है मिस इंडिया जो है वाइल्ड लाइफ टाइटल जीता गया है। तो ये हमारा वीडियो था और इस वीडियो में हमने क्या किया, करंट अफेयर किया, और ये हमारा सीरीज आज समाप्त होता है आप सभी के समक्ष। जो पहले हम SPD का लेके आते थे, लेकिन अगला सीरीज इसके बाद हम क्या करेंगे कि जो बिहार स्पेशल है, बिहार स्पेशल जो करंट अफेयर है, अब उसका सीरीज लेके MCQ के रूप में आप सभी के समक्ष प्रस्तुत होंगे और वो काफ़ी उपयोगी होगा आप सभी के लिए। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड शेयर इट। थैंक यू।